नमस्कार और स्वागत है। आज हम उस एक चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद आज के दौर में सोने से भी ज्यादा कीमती है। हमारा ध्यान। हमारा ध्यान, हमारा फोकस। और हम सब जाने अनजाने में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हर रोज, हर पल। हाँ, ये लड़ाई है हमारे ध्यान को बचाने की, उन हजारों चीजों से जो हर सेकंड उसे चुराने में लगी हैं। बिल्कुल। तो इसी लड़ाई में मदद के लिए हमारे पास ए सोमन की किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के कुछ बहुत दमदार हिस्से हैं। अच्छी किताब है। हाँ, तो हमारा मिशन है इस किताब से वो प्रैक्टिकल रणनीतियां निकालना जो हमें इस शोर भरी दुनिया में अपनी एकाग्रता वापस पाने में मदद कर सकें। सही है। चलिए, एक बहुत बड़े धोखे से शुरू करते हैं। एक ऐसा झूठ जिस पे हम में से ज्यादातर लोग शायद यकीन भी करते हैं, मल्टीटास्किंग। ओहो, हाँ, ये तो सबका पसंदीदा शब्द है ना? किताब का दावा है कि ये एक झूठ है। हमें लगता है कि हम एक साथ 4 काम करके कोई सुपर हीरो बन रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ अपने दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हैं। सही कहा। तो ये मल्टीटास्किंग का जो भ्रम है, ये असल में काम कैसे करता है? मतलब क्या हो रहा होता है हमारे दिमाग में? चलिए सबसे पहले इस आइडिया को समझते हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। किताब में कॉन्सेप्ट है अटेंशन स्विचिंग, ध्यान बदलना। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर जैसा तो है, पर उसकी रैम आप कह सकते हैं लिमिटेड है। वो एक बार में एक ही भारी प्रोग्राम चला सकता है। एक ही? बिल्कुल। तो जब हम ईमेल लिखते हुए किसी मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं और साथ में कुछ सुन भी रहे हैं, तो हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। हम असल में अपने दिमाग को मजबूर कर रहे हैं कि वो हर कुछ सेकंड में एक प्रोग्राम बंद करे और दूसरा खोले। और आज की दुनिया तो बनी ही इसी के लिए। हाँ, एक नोटिफिकेशन बजा, ध्यान वहां गया। किसी ने आवाज दी, ध्यान वहां चला गया। मतलब हर तरफ से बस खिंचाव ही खिंचाव है। और इस स्विचिंग की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। क्या कीमत? स्रोत में एक हैरान करने वाली बात बताई गई है। जब भी हमारा ध्यान एक काम से हटकर दूसरे पर जाता है, तो दिमाग को वापस पूरी तरह से पहले वाले काम पर फोकस करने में 5 से 25 मिनट तक लग सकते हैं। 25 मिनट? हाँ, 25 मिनट। सोचिए, दिन में अगर 20 बार भी ऐसा हुआ, तो हमारा कितना वक्त बस इसी रीफोकस करने में जाया हो जाता है। ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ये मल्टीटास्किंग नहीं, ये तो टास्क स्विचिंग है, जो धीरे धीरे हमारे दिमाग की सारी ऊर्जा चूस लेती है। इसीलिए स्रोत का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर सच में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो सिंगल टास्किंग को अपनाना होगा। एक समय में सिर्फ एक काम। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर आज के माहौल में इसे कर पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब हम जितना व्यस्त दिखते हैं उतने प्रोडक्टिव होते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। और किताब का सबसे जरूरी विचार शायद यही है कि फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग फोकस्ड पैदा होते हैं और कुछ नहीं। ये एक स्किल है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे बनाया जा सकता है। हाँ, जितना इसका अभ्यास करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। और इस मांसपेशी को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। एक सही माहौल, कुछ अच्छी आदतें और अपने लिए बनाए गए कुछ नियम। ये बात बहुत उम्मीद देखती है। सच में, इसका मतलब है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। बिल्कुल। अगर किसी को लगता है कि उसका ध्यान बहुत भटकता है या वो किसी चीज पर टिक कर काम नहीं कर पाता, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। वो सही तरीकों से दुनिया का सबसे फोकस्ड इंसान बन सकता है। हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, हम उन्हें बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इस स्किल को बनाने की शुरुआत कहाँ से करें? मतलब नींव कहाँ रखी जाए? किताब के मुताबिक इसकी नींव है स्पष्ट लक्ष्य। बिल्कुल सही। अगर दिमाग को यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो वो 100 अलग अलग दिशाओं में भटके गए। ये तो उस जहाज की तरह है जिसके पास नक्शा ही नहीं है, कहीं भी पहुंच जाएगा। हाँ, लेखक ने इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप सिस्टम दिया है। पहला, लॉन्ग टर्म गोल। मतलब आप 1 से 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं? बड़ा विजन। हाँ। दूसरा, शॉर्ट टर्म गोल, जो 30 से 90 दिन के होते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे काम का है, वो है डेली गोल। और यहीं पर वो टॉप 3 रूल का जबरदस्त आइडिया आता है। हाँ, बताइए उसके बारे में। ये सिर्फ एक टिप नहीं, ये जिंदगी जीने का एक तरीका हो सकता है। नियम बहुत सरल है। हर सुबह या पिछली रात को अगले दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम तय करें। सिर्फ 3? सिर्फ 3। और फिर अपनी 80% ऊर्जा सिर्फ उन्हीं 3 कामों को पूरा करने में लगा दें। लेकिन हमारे पास तो करने के लिए 20 काम होते हैं। लेकिन ये काम इसलिए करता है क्योंकि ये हमें डिसीजन फटीग से बचाता है। मतलब निर्णय लेने की थकान से। अच्छा।
जब हमारे पास 50 कामों की लिस्ट होती है तो हमारा दिमाग ये तय करने में ही थक जाता है कि पहले क्या करें। लेकिन जब लक्ष्य सिर्फ 3 हो तो दिमाग को पूरी तरह से स्पष्टता मिल जाती है। सही बात है। श्रोट का दावा है कि अगर कोई हर रोज सिर्फ 3 बड़े काम पूरे करता है तो 1 साल में वो 1000 से ज्यादा महत्वपूर्ण काम पूरे कर लेगा। ये छोटे मोटे कामों की भीड़ से निकलकर असली नतीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हमने दिन के 3 सबसे जरूरी काम चुन लिया है, लेकिन असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब हम काम करने बैठते हैं। हाँ, और फोन बजता है। बिल्कुल। फोन बजता है, कोई ईमेल आ जाता है। इस रोज की लड़ाई से निपटने के लिए किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक दी गई है, पोमोडोरो तकनीक। हाँ, पोमोडोरो तरीका बहुत आसान है। 25 मिनट का टाइमर लगाएं और उस दौरान सिर्फ एक काम करें, कोई दूसरा काम नहीं। टाइमर बजने पर 5 मिनट का ब्रेक। और इसे दोहराते रहें। हाँ, 4 बार करने के बाद एक लंबा ब्रेक। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये उन कामों के लिए भी असरदार है जिनमें गहरी सोच चाहिए? कहीं ये हमारे फ्लो को तोड़ तो नहीं देता? बहुत अच्छा सवाल है। कई लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन पोमोडोरो का असली जादू काम पूरा करने में नहीं बल्कि काम शुरू करने में है। अच्छा, कैसे? हमारे दिमाग को 2 घंटे लगातार काम करने का ख्याल डरा सकता है और हम काम टालने लगते हैं, लेकिन 25 मिनट ये कोई भी कर सकता है। हाँ, ये तो आसान लगता है। ये उस शुरुआती झिझक को खत्म कर देता है और 5 मिनट का ब्रेक दिमाग को रिचार्ज करने का मौका देता है, जिससे वो थकता नहीं है। ये स्प्रिंट मारने जैसा है, मैराथन दौड़ने जैसा नहीं। और पोमोडोरो से ही जुड़ा एक और शायद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है डीप वर्क का। ये तो मेरा पसंदीदा है। ये पोमोडोरो का अगला लेवल है। मतलब दिन में 1 से 2 घंटे का ऐसा समय निकालना जिसमें आप पूरी दुनिया से कट जाएं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। 0 डिस्टर्बेंस। और इसके नियम बहुत सख्त हैं। फोन साइलेंट करके दूसरे कमरे में, कंप्यूटर पर सारे नोटिफिकेशंस बंद, टेबल पर सिर्फ काम की चीजें। एक मिनट, आप कह रही हैं कि फोन को दूसरे कमरे में रखना चाहिए? हाँ। आज के जमाने में ये तो लगभग असंभव लगता है। क्या ये थोड़ा ज्यादा सख्त नियम नहीं है? ये सख्त लगता है, लेकिन यहीं पर किताब एक ऐसा दावा करती है जो हमारे काम करने के पूरे तरीके पर सवाल उठाता है। क्या दावा? लेखक का कहना है कि 2 घंटे का फोकस से भरा डीप वर्क 6 से 7 घंटे के सामान्य डिस्ट्रैक्शन से भरे काम के बराबर नतीजा दे सकता है। क्या बात कर रही हैं? 2 घंटे बनाम 7 घंटे? हाँ, असली चीज ये नहीं है कि हम कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि ये है कि उन घंटों में हम कितने गहरे उतरते हैं। वो फोन जो हमें जरूरी लगता है, असल में वही हमारी सबसे बड़ी मानसिक ऊर्जा को खा रहा है। डीप वर्क उस ऊर्जा को बचाने और सही जगह लगाने का तरीका है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कम समय में ज्यादा और बेहतर काम। और ये गहरी एकाग्रता तभी मुमकिन है जब हमारा माहौल भी हमारा साथ दे। बिल्कुल, माहौल सब कुछ है। किताब में इस पर बहुत जोर है कि हमारा वातावरण हमारे फोकस का आईना होता है। इसके लिए लेखक 3 गोल्डन रूल्स बताते हैं। पहला, साफ सुथरा वर्कस्पेस। दूसरा, शांत माहौल। और तीसरा है विजुअल क्लटर से बचना। मतलब आसपास फैली हुई चीजें ना हो। बिखरी हुई टेबल, बिखरा हुआ दिमाग। हाँ, लेकिन क्या इसका वाकई इतना असर पड़ता है? बिल्कुल। इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। हमारा दिमाग हमारे आसपास के माहौल से लगातार सिग्नल लेता है। जब हमारी काम करने की जगह साफ और व्यवस्थित होती है तो ये हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि अब फोकस का समय है, सब कुछ कंट्रोल में है। अच्छा। वहीं एक बिखरी हुई जगह दिमाग को तनाव और भटकाव का सिग्नल देती है। इसलिए काम शुरू करने से पहले 5 मिनट लगाकर अपनी टेबल साफ करना फोकस के लिए किया गया सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अपने काम करने की जगह को कंट्रोल करना तो एक हिस्सा हुआ, लेकिन असली डिस्ट्रैक्शंस तो दूसरे लोगों से आते हैं जो हमारा समय मांगते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। यही पर ना कहने की कला काम आती है। किताब कहती है कि जो लोग हर किसी को खुश करने के चक्कर में हर काम के लिए हाँ कह देते हैं, वो असल में अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं। हाँ, और ये बात सिर्फ काम पर ही नहीं, जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। फोकस लोग अपनी ऊर्जा को बहुत कीमती समझते हैं। वो उसे बचाकर रखते हैं। बिल्कुल, वो जानते हैं कि उनकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए वो उसे सोच समझकर खर्च करते हैं। ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान करना है। जब हम किसी गैर जरूरी मीटिंग को ना कहते हैं तो हम असल में अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को हाँ कह रहे होते हैं। और आज के समय में जिस एक चीज को सबसे ज्यादा ना कहने की जरूरत है वो है हमारा फोन। सबसे ज्यादा।
किताब इसे हमारा ध्यान चुराने वाला सबसे बड़ा हथियार मानती है। इससे बचने के लिए लेखक डिजिटल डिटॉक्स के 5 नियम बताते हैं। पहला, सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटे तक फोन ना देखना। हाँ। दूसरा, सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करना। तीसरा, डीप वर्क के दौरान फोन दूसरे कमरे में रखना। चौथा, सारे नोटिफिकेशंस बंद रखना। और 5वां, हफ्ते में 1 दिन नो सोशल मीडिया डे बनाना। उफ। इनमें से कौन सा नियम आपको लगता है कि लोगों के लिए अपनाना सबसे मुश्किल होगा? मेरे ख्याल से सुबह उठते ही फोन ना देखना। मुझे भी यही लगता है। हमारी आदत बन गई है कि आंख खुलते ही हम दुनिया भर की जानकारी अपने दिमाग में भरने लगते हैं। ये दिन की शुरुआत करने का सबसे खराब तरीका है। मैंने जब पहली बार ये करने की कोशिश की तो पहले कुछ दिन मुझे बेचैनी सी होने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये लत कितनी गहरी है। फिर क्या हुआ? लेकिन एक बार जब आप सुबह का पहला घंटा खुद को, अपने विचारों को या किसी किताब को देते हैं तो पूरे दिन का मिजाज ही बदल जाता है। दिमाग शांत और नियंत्रित महसूस करता है। डिजिटल दुनिया से ध्यान हटाने के बाद ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, असली खेल तो अंदर ही है। किताब कहती है कि असली फोकस बाहर से नहीं, अंदर से आता है, और इसके लिए मेडिटेशन से बेहतर कुछ नहीं। लेखक एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। बस 10 मिनट के लिए शांति से बैठें और अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें। बिल्कुल, क्योंकि फोकस एक मानसिक खेल है, लेकिन इस खेल को खेलने के लिए शारीरिक ऊर्जा भी चाहिए। सही बात है। आप थके हुए शरीर से तेज दिमाग की उम्मीद नहीं कर सकते। किताब में इस पर भी जोर दिया गया है। 7 से 8 घंटे की नींद, हल्का और पौष्टिक भोजन और रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ये तीनों चीजें हमारे दिमाग के लिए पेट्रोल का काम करती हैं। जब शरीर में ऊर्जा होती है तभी दिमाग किसी एक चीज पर टिक पाता है। ये सब आदतें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार ये बहुत बड़ी और मुश्किल भी लग सकती हैं। हाँ, एक साथ सब कुछ बदलना मुश्किल है। यहीं पर किताब एक और बेहतरीन आइडिया देती है, माइक्रो हैबिट्स का। छोटे छोटे कदम। हाँ, यानी बड़े बदलावों के लिए छोटे छोटे कदम उठाना। जैसे पूरे घंटे मेडिटेशन करने के बजाय सिर्फ 5 मिनट से शुरू करना, या 30 मिनट पढ़ने का लक्ष्य बनाने के बजाय सिर्फ 1 पेज पढ़ने से शुरू करना। और यहीं पर किताब का सबसे गहरा और अंतिम संदेश छिपा है। क्या है वो? फोकस मोटिवेशन से नहीं आता, ये कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता से आता है। मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रह सकते। नहीं, मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, आज है कल नहीं। लेकिन जब हम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, चाहे हमारा मन हो या ना हो, तो हम अपने दिमाग को फोकस करने के लिए ट्रेंड कर रहे होते हैं। कुछ ही हफ्तों की निरंतरता से फोकस हमारी आदत बन जाता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ए सुमन की किताब हमें बताती है कि फोकस आज के दौर की असली सुपर पावर है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये सुपर पावर किसी के भी पास आ सकती है। ये मल्टीटास्किंग के भ्रम को तोड़कर सिंगल टास्किंग की ताकत को पहचानने के बारे में। ये हर दिन अपने टॉप 3 काम चुनने और उन पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के बारे में। ये डीप वर्क के जरिए कम समय में ज्यादा हासिल करने के बारे में। और सबसे जरूरी, ये छोटी छोटी आदतों को रोज दोहराकर अपने दिमाग को एकाग्रता के लिए तैयार करने के बारे में। ये एक लड़ाई है, लेकिन इसे जीता जा सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। अगर हम ये मान लें कि फोकस एक स्किल है जिसे बनाया जा सकता है, तो वो कौन सी एक सबसे छोटी आदत है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है? सिर्फ एक। क्या वो सुबह उठकर 10 मिनट फोन न देखना है, या काम शुरू करने से पहले सिर्फ 2 मिनट लगाकर अपनी टेबल साफ करना, या शायद आज सोने से पहले कल के वो 3 सबसे जरूरी काम एक कागज पर लिख लेना। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे पहले कदम से ही शुरू होता है।